स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने देखिए जो जियोग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट की है भारत का भूगोल। आज उसी भारत के भूगोल में हम लोग आगे पढ़ेंगे नदी तंत्र, जो अपवाह तंत्र भारत का शुरू किया था उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में देखिए अगर ऐसे डिटेल में पढ़ा जाएगा तो ये अपने आप में 2-2.5 घंटे का चैप्टर है, लेकिन हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही बस पॉइंट्स को ही बस समझाएंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो अगर आपको गंगा नदी तंत्र में अगर डुबा के पढ़ाया जाए तो इसमें 3 घंटे लग सकते हैं। तो समझ लीजिए बस आपको मैं जितना एग्जाम में पूछता है वनडे एग्जाम में उसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। आप इतना याद रख लेंगे तो इतने इससे आपका काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा तो बाहर आएगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा अपवाह तंत्र। तो इसमें कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं, ये पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी। अब कुछ बातें समझाएंगे तो उसको ध्यान से समझिएगा। गंगा का उद्गम उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले के समीप गंगोत्री हिमनद से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आता है कि गंगा का उद्गम कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। और उत्तरकाशी के नज़दीक जो गंगोत्री हिमनद होता है, हिमनद को बोलते हैं ग्लेशियर। जो हिम पहाड़ियाँ होती है, जैसे कोई पहाड़ है, ऐसे ऐसे सब पहाड़ है, ये सब उत्तराखंड में जब जाएंगे तो हिमालय का मिलता है। हिमालय की जो पहाड़ियाँ मिलती हैं तो ऊंचाई पे जाने के बाद तापमान क्या होता है? घट जाता है। जैसे अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ से ऊपर, जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटेगा। तो ऊपर पहाड़ियाँ जो है, हिमालय बहुत ऊँची पहाड़ियाँ हैं, तो इसकी ऊँची पहाड़ियों पर जो पानी होगा वो किस रूप में होगा? बर्फ़ के रूप में। जब वो बर्फ़ के रूप में, तो वो धीरे धीरे जब पिघलता है इन पहाड़ियों पर से बर्फ़, तो ये भी पिघलेगा तो ये क्या बनाएगी? नदी की धाराएं धीरे धीरे क्या बनाती चली जाएंगी? नदी की धाराएं। यानी कई ग्लेशियर से पानी जब निकल के एक नाली की नुमा बना लेती है तो इससे किसका निर्माण होता है? धीरे धीरे नदी का निर्माण होता है। तो उसी हिमनद से किसका निर्माण होता है? गंगोत्री में गंगा नदी का। लेकिन जब ये निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता है, बल्कि इसका नाम क्या होता है? भागीरथी नदी। गंगा नदी गंगोत्री से जब उत्पन्न होती है तब इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। भागीरथी इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत से हमारे भारत के शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था भागीरथी। भागीरथी ने इस गंगा नदी को कहाँ से उतार कर लाए थे? स्वर्ग से। स्वर्ग से जब वो उतर रहे थे तो उनके पीछे पीछे गंगा आई थी। बहुत लोग कहते हैं कि शिव की जटाओं से पैदा हुई है गंगा। तो ये सब कहने वाली बकवास बातें हैं, तो आप लोग इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। तो भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। उत्तराखंड में ही एक जगह है, जैसे मान लीजिए कि भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी और एक अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पे मिलती है उस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भागीरथी और अलकनंदा जो है ये किस जगह पे मिलती है? तो देवप्रयाग में। जब भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से हुआ है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ है। और किस जगह पर? तो देवप्रयाग में ये जो दोनों मिलती हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद आता है कि जो मैंने बताया कि अलकनंदा और भागीरथी है। अब ये जो अलकनंदा है, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा से मिलकर बनी है। ये जो धौली गंगा है, ये मान लीजिए कि धौली गंगा है और एक ये विष्णु गंगा है। 2 अलग अलग नदियाँ, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है ये कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में जो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलेंगी तो इसका नाम क्या होता है? अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सतोपंथ ग्लेशियर दिया रहेगा। अगर सतोपंथ ग्लेशियर दिया है कि उत्पत्ति अलकनंदा कहाँ से होती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से। लेकिन सतोपंथ ग्लेशियर से कौन से 2 होते हैं? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों मिलते कहाँ है? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिलेंगे तो धौली गंगा और विष्णु गंगा को संयुक्त रूप से जो नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा? अलकनंदा। क्या नाम दिया जाएगा? अलकनंदा। फिर अलकनंदा में जैसे जब अलकनंदा इसका नाम पड़ गया तो अलकनंदा थोड़ा सा आगे आएगी तो अलकनंदा में एक नदी और मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार नदी। एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार नदी। पिंडार नदी कहाँ पे मिलेगा ये? तो कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलेगा? कर्णप्रयाग में। तो पूछा जाएगा कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, तो आप बताएंगे कि पिंडार नदी। पिंडार नदी कहाँ मिलेगी? तो आगे मिलेगी कर्णप्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में कौन मिला था? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। फिर जो धौली गंगा विष्णु गंगा मिली तो कौन बना? अलकनंदा। अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिलेगी? पिंडार नदी। कहाँ पे मिलेगी? कर्णप्रयाग में। फिर जैसे और आगे बढ़ेंगे तो एक जगह और, जब आगे और बढ़ेंगे
तो एक और जगह मिलेगा जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में आके कौन सी नदी मिलेगी? मंदाकिनी। मंदाकिनी आके मिलेगी किसमें? इसी अलकनंदा में। कब, कहाँ पर मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में मिलेगा कौन? मंदाकिनी। तो ये बातें आपको याद रहे, तो इस तरीके से याद रहे। तो मैंने बताया कि अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो इसको क्या कहा जाएगा? गंगा। लेकिन अलकनंदा अपने आप में कैसे बनी है वो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से गंगा का निर्माण हो जाएगा। फाइनली जो होगा भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिल जाएंगे? देवप्रयाग में। ये चित्र में थोड़ा सा ठीक से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी। अब इसको गंगा के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद इसको किस नाम से जाना जाएगा? गंगा के नाम से जाना जाएगा। तो फिर उसके बाद आता है कि हरिद्वार के पास गंगा मैदान में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि पहाड़ियों से उत्पन्न हुआ। मैंने कहा ना कि पहाड़ियों से उत्पन्न होता है। पहाड़ियों से उत्पन्न होने के बाद यह हरिद्वार में आती है, मैदानी एरिया में इंटर करती है, प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया ये कई बार। फिर उसके बाद आता है गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी इस प्रकार से बहते हुए इधर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश में ये क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम गंगा न होकर अब इसको क्या कहता है? तब यहाँ पे कहा जाता है इसे पद्मा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और जो ब्रह्मपुत्र, इधर ब्रह्मपुत्र यहाँ से उत्पन्न होता है। ये ब्रह्मपुत्र ऐसे बहते बहते इंडिया में प्रवेश करके असम से होते हुए आती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। तो जब जमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाती हैं, जमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? तब इसका नाम हो जाता है मेघना। तब क्या नाम हो जाता है इसका? तब इसका नाम हो जाता है मेघना। तो जब पद्मा जमुना ये दोनों मिल जाएंगे तो संयुक्त धारा किस नाम से जाना जाएगा? तब इसका नाम हो जाएगा मेघना। तो ये आपको क्वेश्चन याद रहे। फिर उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के बारे में इतना जानिएगा कि ब्रह्मपुत्र जो होता है ये किस ग्लेशियर से उत्पन्न होता है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जहां से मैंने बताया था कि सिंधु नदी उत्पन्न होता है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होता है। तो इसको चीन या तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से। कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। भारत में ये किस जगह से इंटर करता है? तो नामचा बरवा नामक जगह से ये इंटर करता है भारत में। तो याद रहिए, इसके ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको इतनी बातें याद रहनी चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जो पहले नाम था इसका भागीरथी, तो बंगाल में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसी के सहायक नदी है कौन? इसी से निकल करके दो भागों में बढ़ जाती है गंगा नदी। आगे जब जाती है बंगाल में तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक को कहा जाता है हुगली, गंगा से ही उत्पन्न होती है, जिसका नाम क्या है? हुगली। और इसी हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर नदी। कौन है? दामोदर नदी, इसी हुगली। और हुगली के तट पर ही बसा है शहर कौन? कलकत्ता। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर है। और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा से ही उत्पन्न हुई, इसलिए गंगा की क्या है? वो सहायक नदी है। अब एक क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ है, थोड़ा सा इसको मिटा ले एक बार। चलिए देखिए, तो अब हम कुछ और भी फैक्चुअल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो गंगा नदी है, ये जो मान लीजिए कि गंगा नदी है, ये गंगा नदी इस प्रकार से बह रही है। तो इनमें से कुछ नदियां, अगर मान लीजिए कि जैसे आप गंगा है और इधर से बहाना शुरू करें, तो उधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला बायां, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? दायां। तो बाएं से मिलने वाली गंगा में कौन कौन सी सहायक नदी है? तो इनमें से एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी है, बाएं से मिलने वाली। फिर उसके बाद दूसरी सहायक नदी कौन है? गोमती। कौन है? गोमती सहायक नदी है। फिर उसके बाद घाघरा, ये एक सहायक नदी है। फिर उसके बाद गंडक, ये एक सहायक नदी है। फिर उसके बाद आता है बागमती। फिर ये कौन है? बागमती। फिर उसके बाद है कोसी। क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बाएं से मिलने वाली गंगा में कौन सी नदी है? तो अगर आपको याद रहा कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, ये सब बाएं से मिल रही है, तो इसका मतलब उनमें से एक ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा जो दाएं से मिलती है। तो बाएं वाला आपको याद रहा तो दाएं वाला लगा लेंगे। फिर उनमें से देता है कि दाएं से कौन कौन मिलती है। तो गंगा के नीचे से जो दाएं से जाकर मिलेगी,
नीचे से जगह मिलेगी उसे कहते हैं दाएं से मिलने वाली नदी। इनमें से जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन है? यमुना। तो यमुना जो है ये कहाँ से निकलती है? यमुना जो है उत्तराखंड से ही निकलती है, यमुनोत्री से। कौन सी ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और वो भी किस जगह से? बंदरपुच्छ नामक जगह से। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना जो है किस ग्लेशियर से निकलती है? तो यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से। और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में ही पड़ता है। यमुनोत्री नामक बंदरपुच्छ नामक ग्लेशियर से ये निकलती है। तो उत्तराखंड से ये निकलेगी और आएगी, बातें आएगी, और प्रयागराज में, जो जिसे इलाहाबाद कहता है, तो प्रयागराज में ये मिल जाती है किससे? गंगा से। तो पूछा जाए कि गंगा की सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन है? तो वो है यमुना। यमुना आकर के मिल जाती है। अब इसी यमुना के ही कई सहायक नदियां हैं। यमुना की एक सहायक नदी जिसका नाम है चंबल, फिर एक है चंबल, बेतवा, केन, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो याद रहे कि अगर पूछा जाए कि चंबल किसकी सहायक नदी है, बेतवा और केन ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सब यमुना की सहायक नदी है। फिर अमरकंटक से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, जो जाकर कहाँ मिलती है? पटना में। पटना में जाकर मिलती है किससे? ये सोन नदी है, सोन नदी। तो पूछा जाता है सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन गंगा की सहायक नदी है, जाकर पटना में मिलती है, जो ये अपने सोनभद्र से होते हुए जाती है। इसीलिए सोनभद्र का नाम सोनभद्र इस नदी के कारण ही नाम रखा गया है। फिर इसी जगह से फिर उसके बाद एक और है दामोदर नदी, जो जाकर के आगे गंगा की जो सहायक नदी हमने बताया हुगली में जाकर मिल जाती है। कौन? दामोदर नदी। फिर गंगा की और सहायक नदी कौन है? पुनपुन। ये झारखंड में बहती है पुनपुन। ये पुनपुन नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। फिर दामोदर नदी मैंने बताया, और एक रूपनारायण नदी भी है, ये भी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। तो ये मैंने सहायक नदी आपको बता दिया है। फिर से बता देते हैं, बाएं साइड से मिलने वाली कौन है? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, ये नदी आपको याद रहे। फिर उसके बाद बाएं साइड से कौन कौन मिलता है? दाएं साइड से तो यमुना मिलती है। यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल, बेतवा, केन, ये आपको याद रहे। फिर उसके बाद डायरेक्ट गंगा में मिलती है कौन? सोन नदी। फिर उसके बाद कौन मिलता है? पुनपुन। फिर उसके बाद दामोदर। फिर उसके बाद रूपनारायण। ये सब गंगा की दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहे। एक यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं इसको एक बार फिर से रिविजन करवा दे रहा हूँ आपका। तो देखिए मैं नीचे बता रहा हूँ, जैसे पहले एक भागीरथी है और एक कौन नदी मिलती है? अलकनंदा। ये भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दोनों मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। लेकिन देवप्रयाग में मिलने से पहले ये जो अलकनंदा है, ये अलकनंदा भी कई धाराओं से मिलकर बनती है। तो अलकनंदा किन किन धाराओं से मिलकर बनती है तो वो पहले समझ लेते हैं। तो अलकनंदा जो है पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली और विष्णु गंगा, ये कहाँ मिलेंगे? विष्णुप्रयाग में। तो ये जगह कौन सा है? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा का निर्माण हो जाएगा, जब किससे? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलेंगे। फिर उसके बाद अलकनंदा में ये जो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ी तो ये अलकनंदा हुई। इस अलकनंदा में एक नदी और आके मिलेगी जिस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। और किस जगह मिलेगा? कर्णप्रयाग में। तो ये ऊपर का कौन हुआ? विष्णुप्रयाग। कौन हुआ? विष्णुप्रयाग। नीचे का कौन हुआ? तो ये कौन सा प्रयाग होगा? तो कर्णप्रयाग। कौन होगा? कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आके मिली? तो पिंडार नदी मिली, पिंडार नदी। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगी अलकनंदा, इसमें एक आकर एक और नदी मिलेगी जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी कौन सी नदी आके मिलेगी? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस प्रयाग में मिलेगा? किस जगह में? तो उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। इसका नाम क्या होगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आकर मिलेगी कौन? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आकर मिल रही है रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद बस इतनी है। फिर उसके बाद यहाँ से जो निकलेगी तो अलकनंदा सीधे जाकर कहाँ मिलेगी? भागीरथी से देवप्रयाग में। तो याद रहे कि विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद मंदाकिनी, फिर आएगा रुद्रप्रयाग। तो पहले विष्णुप्रयाग, फिर उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर आएगा देवप्रयाग में मिलकर के भागीरथी गंगा का निर्माण कर देगी। तो इतनी बातें आपको इतनी क्वेश्चन आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो गंगा है, नहीं तो इससे लंबी तो ब्रह्मपुत्र है। फिर सिंधु नदी भी है, लेकिन वो भारत में उसकी लंबाई उतनी नहीं है
जितनी कि गंगा की भारत में लंबाई है। यहाँ उत्तराखंड से निकल के वो बांग्लादेश में मिलने से पहले इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग भारत में बहती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी यही है। अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्ण रूप से मतलब भारत से बाहर नहीं, तब आप चले जाएंगे गोदावरी, जो महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बहती है, वो पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है, दूसरे देश में नहीं बहती है। ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं बहती, चूँकि बांग्लादेश में भी चली जाती है। तो ये आपको याद रहे। इतनी बातें कुछ थी, आप लोगों को याद रखना है। फिर उसमें से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी सी बातें समझनी है, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो ये पूर्ण रूप से नदियाँ समाप्त हो जाएंगी। इतनी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, मुझे उम्मीद है इतना ही। आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद और सभी को गुड नाइट, बाय।